मैंने पाया धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं और बाकी धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है, जो भी तुम्हें कर्म के रूप में मिला वही तुम्हारा धर्म है। जैसे एक शिक्षक का क्या धर्म? अच्छी शिक्षा देना। एक डॉक्टर का क्या धर्म? अच्छी ईमानदारी से इलाज करना। एक व्यापारी का क्या धर्म? ईमानदारी से व्यापार करना। और इसीलिए कहा गया, अगर तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि मैं शिक्षक धर्म की रक्षा करूंगा, ईमानदारी से ज्ञान दूंगा, तो ये मेरे नाम भी देगा, इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा, पैसा भी देगा। अगर मैं अपने प्रोफेशन से न्याय नहीं करूंगा, मैं बेईमानी करने लगूंगा, तो मेरा नाम भी कम होना शुरू हो जाएगा, इमेज भी खराब होगी, पैसा भी आना बंद होगा और चीजें खराब हो जाएंगी। ये सच्चाई है, धर्म यही है। और इसलिए मैं कहता हूं धर्म जानने की चीज है। अफसोस की बात, हमने धर्म को मानने की चीज बना लिया, हमने जाना नहीं। और आज उसी धर्म से, जो राज धर्म है, उसकी बात मैं करने वाला हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनने वाली है और तुम कैसे वहां तक पहुंचोगे। अभी मुझे अच्छा लगा, 2 साथी आए एक ही विधानसभा से, संजय जी ने बताया, दोनों के हम लोग विजिट करके आए। अब कई कई विधानसभा ऐसी हैं जहां 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं। वैसे तो हमने 10 भी सोचा था कि 10 देंगे, लेकिन अब समय नहीं बचा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल करें, क्योंकि क्यों सामने वाले को भी धोखे में रखना, एंड में टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक सीट पर कम से कम एक मजबूत उम्मीदवार मिले और काम शुरू करें। बट मुझे अच्छा लगा जब दोनों साथियों से बात की, दोनों का ये कहना था, कोई बात नहीं, जिसको भी मौका मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो काम करना है। अगर ये काम करने की भावना रहेगी तो आप सफल हो जाएंगे, यहां नहीं कहीं भी। और जीवन में मैंने अपने अनुभव से, 18 वर्ष के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं राजनीति के, अगर जिस व्यक्ति ने ठान ली कि मुझे काम करना है, पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, स्तर कोई भी हो, उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाया आज तक। आज नहीं तो कल मौका भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। काम का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये कर्जा मुक्ति पार्टी क्यों? क्या है पार्टी? इसका बैकग्राउंड क्या है? वो बताना जरूरी है, क्योंकि कल तुमसे लोग पूछेंगे। तो मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि भाई आप कमेंट नहीं करें, नहीं तो क्या होगा कि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूं, आप सिर्फ सुनते रहिए, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगली बार से जब ट्रेनिंग होगा तो डिटेल ट्रेनिंग होगा, उसमें नोट्स भी बनाने होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कर्जा मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई, क्या है ये, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं कैसे जुड़ा और हम क्या करने वाले हैं इसमें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि जब जनता आपसे पूछेगी आप जवाब दे पाए। हम 2022 से, जुलाई 2022 से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे थे, और इस अभियान की शुरुआत भी बहुत अचानक हुई। मैं एक बिजनेस ट्रेनर भी हूं, मेरी बहुत सारी बिजनेस ट्रेनिंग भी है, मैं बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूं, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं। एक खबर अखबार में पढ़ने को मिली कि महाराष्ट्र में एक 9 लोगों के परिवार ने आत्महत्या कर ली, कारण था कर्जा। मैं ट्रेनिंग दिया करता हूं, मेरी ट्रेनिंग का नाम है कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। मैं फीस लेता था, व्यापारियों को ट्रेनिंग देता था। जब वो खबर सुनी तो मन में बड़ा दुख हुआ। मैं गुरुद्वारा रकाबगंज से आया था उस दिन, हम लोग जंतर मंतर पर खड़े थे। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा ये तो बड़े दुख की बात है, लोग कर्जे कारण आत्महत्या कर रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। अच्छा, उस दिन मुझे नहीं मालूम था समस्या इतनी गंभीर होगी और ये रूप ले लेगी। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे एक रील बनाई, भाई कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे, किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो मेरी ट्रेनिंग की फीस होती है, मैं फ्री कर दूंगा, आप कम से कम ट्रेनिंग अटेंड कर लो, मरो मत, मर जाना समाधान नहीं है। मुझे नहीं मालूम था मुझसे नियति क्या करा रही है, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, अल्लाह क्या कराना चाह रहा है मुझसे, मुझे नहीं मालूम था कितना बड़ा काम होने वाला है मेरे हाथ से। वो रील इतनी वायरल हुई, 35 मिलियन लोगों ने उसको देखा। 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ के आसपास। और लगातार फोन बजने शुरू हो गए, लगातार लोग के साथ, ये तो आपने क्या कर दिया, आपको पता नहीं है समूह लोन में कैसे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, कर्जे कारण लोग परेशान हैं। व्यापारी जुड़ने लगे, 10-10, 20-20 करोड़ के व्यापार करने वाले लोग जुड़ने लगे, और 10-20 हज़ार के कर्जे वाले जुड़ने लगे। और हमें समझ नहीं आया क्या करा जाए, तो हमने सिस्टम बनाया कि एक गूगल का फॉर्म बनाया कि फॉर्म भरना शुरू करो, देखो कितने लोग परेशान हैं। पहले महीने में 20,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। तो हमने कहा यार हम तो कुछ है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, भाई मैं तो अपना काम करता हूँ। 1-2 MP MLA से बात की, उन्होंने कहा भाई आप सरकार को बोलो, सरकार शायद सुन लेगी। तो उनकी सलाह पर ही हमने सरकार को जानकारी देनी शुरू की। हर महीने जाएं, सरकार को जानकारी दे दें। अच्छा, जिनकी जानकारी दें वो लोग कहते हैं भाई साहब आपने हमारी जानकारी दी है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो हमने उनको एक सर्टिफिकेट देना शुरू कर, भाई तुम्हारी जानकारी भेज दी गई है, और बैंक से रिक्वेस्ट करी कि यार इन पर दबाव ना डाला जाए। 7-8 बार हम लोग वित्त मंत्रालय से बात की, वित्त मंत्रालय को जानकारी दी
वित्त समिति के अध्यक्ष सुरभि श्रीवास्तव भारती जी को बनाया गया, जो सीए भी हैं। पूरी टीम ने देश में काम किया, लोग जुड़ते चले गए। आज 18 लाख से ज़्यादा परिवार जुड़ गए और लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। उसके बाद जब वित्त मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपील की, 11 बार वहाँ गए हम लोग। फिर हम आरबीआई गए, फिर आरबीआई सुन लेगा, आरबीआई ने नहीं सुना। हमने अलग अलग मुख्यमंत्रियों को लेटर भेजे, अलग अलग सांसदों विधायकों को लेटर भेजे, भाई ये काम कर लो, कम से कम इतना कर दो कि एक अपील कर लो, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री उनको लेटर भेजा कि बस एक अपील कर दो, रोज टीवी पे आते ना, एक बार बोल दो दिल्ली में कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। क्या गलत मांग थी? इतनी सी भी अपील नहीं करी उन्होंने। प्रधानमंत्री से कहा आप लगातार टीवी पर आते हैं, वित्त मंत्री जी लगातार आती हैं, एक अपील कर दो, आपकी अपील में दम होगा, लोग सुनेंगे, व्यापारी का सीना चौड़ा हो जाएगा, यार कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा मरना नहीं करा। मैं अपील करता रहा, रोकता रहा लोगों को, और उसका असर भी हुआ, लोगों ने आत्महत्या करना बंद किया। और आप लोगों की, हम लोगों की दुआ या मेहनत रंग लाई, 2 लाख से ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे इस मिशन की, 2 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया हमने। अभी भी परसों में जब कार्यक्रम में था, वहाँ भी पटेल नगर में मैंने ओपनिंग की एक कार्यालय की, हमारे जैसे आप जैसे उम्मीदवार हैं। फिर हम लोग रिठाला गए, वहाँ एक उम्मीदवार है, उनकी ओपनिंग की। फिर हम छतरपुर गए, वहाँ एक उम्मीदवार के यहाँ कार्यालय की ओपनिंग की। आपके भी अब कार्यालय की ओपनिंग शुरू होगी। वहाँ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब आपकी वजह से जिंदा है। मिशन चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब लोगों को समस्या के समाधान नहीं हुए और लोग मुझे बोलने लगे सर अब क्या करें, सरकार तो नहीं सुन रही है, तो हमने क्या किया, 2024 लोकसभा चुनाव में हमने तय किया भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष ये तो सुन नहीं रहे हमारी बात, आम लोगों को समर्थन कर दो। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, छोटी पार्टी से लड़ रहा हो, उनका समर्थन करो। और हमने उनके लिए कुछ रणनीतियां बनाई, समर्थन के लिए प्रयास किया। 543 में से 508 सीटों पर हमने उम्मीदवारों का समर्थन किया। जो कर्जा मुक्ति का समर्थन कर रहे थे, हमने उनका समर्थन किया। उनसे पूछा पहले कि भाई क्या आप इस मुद्दे का समर्थन करते हैं? जब उन्होंने हाँ भरी तो हमने उनको उम्मीदवार बनाया या उनका समर्थन किया, जो ऑलरेडी लड़ रहे थे। मेहनत भी की उनके लिए, कईयों के यहाँ पर हम लोग खुद भी गए, मैं भी गया। उनमें से 3 लोग सांसद बने भी। ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि कर्जा मुक्ति के समर्थित 3 लोग ऑलरेडी सदन में हैं। आपको लोग पूछ सकते हैं आपसे कौन है, उसकी वीडियो रील डाली हुई है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए नगीना से जो सांसद हैं, हाँ, चंद्रशेखर रावण जी, उनको हमने समर्थन किया था। हमारे पेज पर डिटेल मिल जाएगी, चुनाव लड़ने से पहले की मेरी वीडियो उनके साथ जब हम समर्थन करने गए थे। राजकुमार रौत हैं, राजस्थान से हैं सांसद, बांसवाड़ा से। और एक हनीफा जी हैं, लद्दाख से सांसद हैं, वो इंडिपेंडेंट है लद्दाख वाले। हनीफा जी और राजकुमार रौत जो हैं वो बाप पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी। और चंद्रशेखर रावण है आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम। तो इन लोगों ने ये चुनकर के आए, इन्होंने मुद्दा भी उठाया 2-3 बार। चंद्रशेखर जी ने मुद्दा भी उठाया, हनीफा जी यहाँ भी आए कार्यालय में, थैंक्स किया उन्होंने भी मुद्दा उठाया। राजकुमार रौत भी उठा रहे हैं। लेकिन हमने ये पाया कि हमने समर्थन तो कर दिया, लेकिन उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी लिमिटेशंस है। हम भी उन पर दबाव उतना नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमारे उम्मीदवार नहीं है वो। तो हमने तय किया कि अब कोई भी चुनाव होगा तो हम अपने उम्मीदवार देंगे, कर्जा मुक्ति के उम्मीदवार देंगे। और क्योंकि संस्था के माध्यम से हम काम कर रहे थे, पुलिस का दबाव बहुत होता है, ये क्यों कर रहे हो, भड़का रहे हो, पैसे तो नहीं ले रहे हो तुम, जबकि अभियान निःशुल्क था, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया। लेकिन आरोप लगाने वाले लोग के भी पैसा ना खा जाएं, कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो हमने तय किया कि भाई एक काम करते हैं, एक ही तरीका है, नेता एक ही भाषा समझते हैं, राजनीति की भाषा, वोट की भाषा। तो हमने एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन को तैयार किया, कर्जा मुक्ति पार्टी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन भेजा। उसमें भी बड़े अड़ंगे डाले इन्होंने, अभी भी पंगे डाल रहे हैं, कर्जा मुक्ति कैसे हो सकता है, पार्टी का नाम ये कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली हमारी लीगल टीम लड़ रही है और नाम अप्रूव हो गया है, उन्होंने दे दिया कि हाँ चलो भाई ये तो मानेंगे नहीं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मैंने उनको बोला था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, भाई अगर आप नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे, कि हम एक जनता की मुक्ति की बात करें, हम माफ़ी की बात नहीं कर रहे। कर्जा मुक्ति और कर्जा माफ़ी में अंतर होता है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। कर्जा माफ़ी एक तरीका है कर्जा मुक्ति का, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं ना। और हमने क्या मांग करी है कर्जा मुक्ति पार्टी में या कर्जा मुक्ति अभियान में भी, हमने क्या मांग करी? हमारी 3 ही मांग है। पहली मांग, जो भी लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन लगाने के कारण, या सरकार की कोई भी गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका या तो कर्जा माफ कर दिया जाए जैसे अमीरों का माफ होता है, और यदि सरकार माफ नहीं कर सकती तो उन्हें 2 साल का समय दे दिया जाए, ताकि वो आराम से अपना काम धंधा करके कर्जा उतार दे। दूसरी हमारी मांग क्या थी? जो अनाप शनाप एप्लीकेशन चल रही हैं,
और जो महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है समूह लोन के नाम पर, एप्लीकेशन से लोन ले लिया, फिर लड़की की, महिला की गलत तस्वीरें बना करके भेजी जा रही हैं, रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे सारे एप्लीकेशन बंद होने चाहिए। ऑल्दो आरबीआई को जब हमने लेटर लिखा था तो आरबीआई ने कई एप्लीकेशन बंद भी की थी, लेकिन ये नए नाम से फिर बना लेते हैं, तो रोज उनको जाल में फंसाया जा रहा है। इनको बंद किया जाए जो इलीगल काम कर रहे हैं। तीसरा, जो साहूकार या जो रिकवरी वाले या जो लोग भी अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उन पर तुरंत नकेल कसी जाए। कानून ऐसा बनाया जाए कि जिसके पास लाइसेंस हो वही केवल ब्याज का काम कर पाए, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लिया जाए। अभी मैं चांदनी चौक गया था, एक व्यापारी से 50 लाख का कर्जा था उसके ऊपर, उसने आत्महत्या की। जब उसके परिवार से पता चला तो 10%, 15%, 20% ब्याज पर अलग अलग लोगों से पैसा ले रखा था। किसी से 1 लाख ले रखा है 5% पर, किसी से 2 लाख ले रखा है 10% पर। 10, 15, 20% पर अगर पैसा होगा वो कभी उतर ही नहीं पाएगा भाई, वो हमेशा कर्जे की दलदल में रहेगा। और जब हम मेहनत कर रहे थे तो लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया, बहुत सारे लोग जुड़े भी। दिल्ली में कोई विधानसभा तो छोड़ दीजिए, वार्ड ऐसा नहीं है जहां हमारे साथ लोग नहीं है। मोटा मोटा अगर बात करें आज की डेट में 2 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ दिल्ली में जुड़े हैं। और आप सब पॉलिटिकली मेच्योर लोग हैं, आप जानते हैं एक परिवार में 4-5 वोट होती है, तो 8-10 लाख वोट तो आज की डेट में हमारे पास है। अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो वो जरूर हमें समर्थन करें, क्योंकि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कहीं भी कार्यक्रम होता है, रामलीला मैदान में हमने कार्यक्रम किया, 2.5-3 लाख लोग पहुंचे, 1 रुपया भी हमने किसी को नहीं दिया, कोई लाने के लिए बस नहीं अरेंज करी, कुछ नहीं करा, से लोग खुद पहुंचे, क्योंकि उनकी लड़ाई है। जब तुम दूसरों की लड़ाई लड़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो लोग तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता। जब तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे होगे तो फिर हो सकता है उन्हें लगे तुम स्वार्थी हो रहे हो। तो इसमें भले ही तुम उम्मीदवार बन जाओ, टीम में रहो, पार्टी में रहो, पदाधिकारी बन करके रहो, ये ध्यान रखना तुमने उनकी लड़ाई लड़नी। और तुम सबसे भी एक कमिटमेंट लूंगा, विधायक बन जाने के बाद सबसे पहला काम यही करना, अपने एरिया की जनता से अपील कि आज मैं विधायक बन गया और अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण आत्महत्या नहीं करेगा। इतना कर सकते हो? बस इतना कर लेना। मैं तुम्हें सबको भावी विधायक के रूप में देख रहा हूं जो उम्मीदवार हैं तुम में से, बस इतना कर लेना। इससे बड़ा काम, पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। और आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी इंसान के जीवन को बचाने से बड़ा पुण्य किसी धर्म में कोई और है ही नहीं। आपने एक इंसान की जान बचाई, मतलब आपने इंसानियत को बचा लिया, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और जैसे मेरा नाम है शाहनवाज चौधरी भारतीय, संजय कुमार भारतीय, सुरभि श्रीवास्तव भारतीय, राहुल पारचा भारतीय, हमारी टीम में सब लोग भारतीय लगाते हैं। तुम भी कोशिश करो अपने नाम के साथ भारतीय लगाओ। गैजेट नहीं कराना, सिर्फ बताने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते। हमारा मानना यह है कि हम सब भारतीय हैं, हमें ना किसी की जाति देखनी, ना धर्म देखना, सबकी मदद करनी है। सबके लिए इकट्ठे होकर के काम करो कि कोई भी आ जाए, किसी भी जाति का, छोटा है बड़ा है, हमारे लिए इंसान है, हमें उसकी मदद करनी है। कई लोग हैं आप में से जो अभी उम्मीदवार नहीं बनना चाहते, अलग अलग कारण से, परिस्थितियां नहीं है या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पैसा भी खर्च होगा। हम पैसा ना लेते ना देते हैं, तो अगर हम लेते नहीं तो देंगे भी नहीं। तो कल को कहीं कहे कि भाई मुझे ये इतने पैसे दे दो, इतने पोस्टर लगाने, झंडे, भाई वो मैं नहीं कर सकता काम। मैं तो ये ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जो अपना इतना कर लें, लड़ाई लड़ लें, समर्थन मैं दे दूंगा। और मैं दे दूंगा मतलब मेरा खड़ा होना, मतलब आप समझ लेना, अगर मैं आपके एरिया में आ गया एक बार तो अपने आप ही उसका जलवा अलग होता है। जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग आपके जान पहचाने मुझे जानते होंगे, भले वो आज ना बता रहे हो। जब पोस्टर लगेंगे तुम्हारे, जब होर्डिंग लगेंगे, तब वो कहेंगे अरे सर को जानते हैं, सर के साथ जुड़ गया। ठीक है, हम विश्वास कर रहे हैं इस पर। भले हो सकता हो तुम्हारी रैली में ना आए, भले ही झंडे ना उठाएं, जिस दिन वोट निकलेगा तुम्हारा ही निकलेगा, क्योंकि तुम उनकी लड़ाई लड़ रहे हो और कोई लड़ी नहीं ना। फिर भी जो कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तुम या तुम्हारी टीम के और भी लोग पदाधिकारी बनना चाहते हैं, दिल्ली में 250 वार्ड है, हर वार्ड पे हम अब वार्ड अध्यक्ष अपॉइंट कर रहे हैं। अगले 15 दिन में वार्ड अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन निकल आएगा। इससे पहले कि हम बाहर के लोगों को रखें, तुम अपनी टीम के जो लोग हैं उन्हें बताओ सर इसको वार्ड अध्यक्ष बनाया जाए, और ये वार्ड में पोस्टर बैनर लगा लेगा, इतना खर्चा कर लेगा, मीटिंग करानी है, 10-20 लोगों से मिलवा देगा, कहीं जाना आना है तो 10-20 लोगों को ले आएगा। तो वार्ड अध्यक्ष अपॉइंट करेंगे हम आपको। विधानसभा अभी हम उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर रहे, विधानसभा इंचार्ज अपॉइंट कर रहे हैं, विधानसभा प्रभारी जो अच्छा काम करे। मान लीजिए एक विधानसभा में 3 उम्मीदवार हैं, तीनों को काम करने दो, तीनों पोस्टर लगाओ, अपने तीनों बैनर लगाओ, तीनों टीम को जोड़ो। जो अच्छा काम करेगा, बाकी 2 से अपील करो भाई तू उसके साथ जुड़ जाओ कि यार तू अच्छा कर रहा, हम तो तेरे साथ आगे। वो क्या होगा, 2027 में पार्षद के चुनाव है, वो 2 पार्षद के उम्मीदवार बनो। पर्पस सत्ता पाना नहीं है, पर्पस है एक मुद्दे को लेकर के चलना। और ये लड़ाई बड़ी होने वाली है, लंबी होने वाली है।
ये मत समझना कि तुम्हारे विधायक बनते ही समस्या समाधान हो जाए ना, लड़ाई बड़ी होगी। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी को भी अपील की, और अभी हम 70 उम्मीदवार जैसे हमारे फाइनल हो जाएंगे, हमने आगे की प्लानिंग कर ली है। और आप तो परिवार के लोग अब जुड़ गए हो तो बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी टीम के लोगों को पता रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के अंत तक हम सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे, या कम से कम विधानसभा प्रभारी डिक्लेयर कर देंगे। फिर मैं 7 दिन के लिए दिल्ली में पदयात्रा पर निकल रहा हूँ, कर्जा मुक्ति यात्रा। हर विधानसभा में वो यात्रा जाएगी। एक एक दिन में 10-10 विधानसभा में पदयात्रा के माध्यम से 2-2, 3-3 किलोमीटर हम एरिया कवर करेंगे। 7 दिन में पूरी दिल्ली में पदयात्रा करके लोगों को इन्वाइट करेंगे। और जंतर मंतर पर हम लोग 11 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली, अगर जगह मिल जाती है तो हम इसकी लॉन्चिंग कर देंगे कि भाई हम दिल्ली में रिवोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं। ये 70 उम्मीदवार हैं, उनको मंच पर बिठा देंगे कि ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर आज भी ये समर्थन करता है कि हाँ इस मुद्दे के साथ है, तो आए हमसे बात करें। हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक को भी बुलाएंगे, कांग्रेस को भी बुलाएंगे, बीजेपी वालों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारी किसी पार्टी नेता से लड़ाई नहीं है। और अभी हो सकता है मुख्यमंत्री के यहाँ डेलीगेशन लेके जाएं, तो उसमें आपको, आपकी टीम को लेके जाएंगे। 10-10, 20-20 लोग अपने लेकर के आना, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम कोई आगजनी नहीं करेंगे, कोई हम पुतला दहन नहीं करेंगे, कोई हम मारपीट नहीं करते। हम शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी आइए, आपसे एक ही अपील, और देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील कर रहे हैं हम। क्या मुख्यमंत्री केवल एक काम कर लें, जैसे प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय में पीएम केयर फंड बनाया था, ऐसे ही हर मुख्यमंत्री डेप्ट रिलीफ फंड बनाए, कर्जा मुक्ति कोष बनाए। और उसमें क्या करे, सरकार भी कुछ पैसा डाले, और जो लोग भी कर्जे के कारण परेशान हैं उस राज्य में, उन सबसे कहा जाए हर महीना 100, 200, 500 रुपए डालो उसमें। मानो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है। अगर परिवारों की बात कर लें तो लगभग 25 लाख परिवार दिल्ली में रहते हैं। हर परिवार अगर 1000-1000 रुपए भी डालेगा हर महीना, तो सोचो करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा सरकार के पास। उस महीने जितना पैसा आए, जिनकी कर्जा मुक्ति कर सकते हैं उस पैसे से कर दें। अगले महीने फिर डालेंगे, फिर आ जाएगा, तो सरकार पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सबका कर्जा भी उतर जाएगा। मैं केवल समस्याओं पर बात नहीं करता, मैं समस्या और समाधान दोनों पर बात करता हूं। यही मेरी काबिलियत है, यही मेरी खूबी है, और मैं मानता हूं यही होना भी चाहिए। नेता आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं सोल्यूशन भी दे रहा हूं। और कल जब तुम विधायक बन जाओ तो तुमने भी यही करना है। विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक कर्जा मुक्ति कोष बना दे, बल्कि डब्बा रख दे, भाई जितने भी लोग कर्जे में परेशान है हर महीना आके इसमें पैसे डालो। जितने पैसे आ गए, जितने लोग कर्जे में हो, उसमें से निकालेंगे, तुम्हारे सामने खोलेंगे। ये आया भाई, तेरे को कितना 10,000 चाहिए, तेरे को 20,000 चाहिए, 50,000, ले भाई पैसा लेके जा। अपनी जेब से भी नहीं लगाना, क्योंकि जेब से पैसा बांटते रहोगे तो लोगों को बुरी आदत पड़ जाएगी और फिर लोग काम नहीं करते हैं। हमने लोगों को अपाहिज नहीं बनाना। अगर लोगों को रोज एक मछली चाहिए तो नेता क्या कहते हैं, हम तुम्हें रोज एक मछली ला कर देंगे। नहीं, तुम कैसे नेता बनना, तुम ऐसे नेता बनना कि हम तुम्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे, ताकि तुम्हें हम पर निर्भर ना होना पड़े। तुम अपनी जीविका का साधन चलाते रहो और हम सरकार चलाते रहें। अभी नेता क्या कहते हैं, जनता हम पर डिपेंड रहे, रोज एक मछली चाहिए हम ला के देंगे भाई, राशन चाहिए हम देंगे भाई, बिजली फ्री देंगे, ये देंगे वो देंगे, देते रहो, वो भी जरूरी है। बट मेरा मानना यह है, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो फ्री होना ही चाहिए सबके लिए, और अच्छी शिक्षा सबको मिले, सबके बच्चों को मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबके लिए अच्छी हों, और बाकी कमाई का साधन सबके पास हो। और इसी कर्जा मुक्ति पार्टी में ही एक और हमने मिशन शुरू किया हुआ है, बेरोजगारी मिटाओ अभियान। हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार कर्जा नहीं माफ कर सकती या मुक्ति नहीं दिला सकती तो एक काम कर ले, दिल्ली में हर वो व्यक्ति जो कर्जे कारण परेशान है, उसके घर के किसी एक मेंबर को कोई नौकरी दिला दे, कोई काम धंधा दिला दे। जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी खत्म कर दो, और फिर कर्जा उतारने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर उसका रोजगार हो गया, कर्जा अपने आप उतार लेगा। समाधान दे सकता हूं मैं। जब ये नेता नहीं सुन रहे थे, तब मैंने तय किया कि मैं जनता में से नेता चुनूंगा। और आप देख लेना, आपस में एक दूसरे से बात कर ली होगी आपने, यहां कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, आ नहीं रहे, मेरे तो स्टूडेंट हैं, आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी मुझे दे दो वहां से मौका। अभी बीजेपी का कौन था, वो प्रवक्ता था ना, शायद प्रदेश प्रवक्ता है, पीछे पड़ा हुआ है, सर जी मैं छोड़ दूंगा, आपकी आइडियोलॉजी पसंद आ रही है। मैंने कहा भाई साहब माफ करो, जो आज मौका परस्त उसे देख के, हमारी ग्रोथ देख के हमें छोड़ सकता है, कल मौका पड़ने पर वो हमें भी छोड़ सकता है। हमेशा ध्यान रखना ये बात। और आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, अपने साथ 100 लोग मत रखो, भले ही अपने साथ 2 लोग रखो, लेकिन ये 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके कहने पर जान लेने को तैयार हो जाएं और जो आपके कहने पर जान देने को तैयार हो जाएं। अगर 2 लोग भी जीवन में ऐसे ढूंढ लिए तो तुम्हारी टीम मजबूत बन जाएगी।
मैं भीड़ इकट्ठी करने नहीं आया, मुझे नहीं जरूरत है 70 उम्मीदवार उतारने की, मैं 10 उतारूंगा, लेकिन 10 ऐसे मजबूत उतारूंगा कि हाँ उन्हें कोई खरीद ना पाए, उन्हें कोई तोड़ ना पाए, वो बिक ना जाए, वो अपने मुद्दे पर टिके रहें। अभी भाई से जब बात हो रही थी, भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात कि सर मैं बैठूंगा नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैंने कहा हाँ भाई यही बात मैं भी कह रहा हूं कि तुम बैठ मत जाना, क्योंकि मेरा तो सब कुछ तुम पर ही डिपेंड है। क्योंकि होगा क्या मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीति का व्यक्ति हूं, मैं अंदर की बात बता सकता हूं। जैसे ही तुम थोड़ा प्रचार प्रसार अच्छा करोगे, तुम्हारा नाम आएगा, कुछ लोग जुड़ने लगेंगे, कुछ हमारे लोग आने लगेंगे, फॉर्म भरवाएंगे नए लोगों के जो कर्जे में परेशान है, सब ऑटो वाले, टैक्सी वाले सब फॉर्म भरेंगे, सब झुग्गी वाले भरेंगे, सबके फॉर्म कर्जे में, सब किसी ने ब्याज पे लिया, किसी ने इससे लिया, फॉर्म भरेंगे। जैसे ही तुम्हारे साथ 5-7 हजार लोग जुड़े, तुरंत नेता आएगा, भाई बैठ जा यार, क्यों लड़ रहा है, कितना चाहिए बता। आपको जी मेरा तो 20 लाख लग गया, अरे ले पकड़ 50 लाख, बैठ। आएंगे वो, तब तुम्हारा ज़मीर है भैया। क्योंकि देखो गुलाम तो कोई किसी का है नहीं, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूंगा, बट अपने ज़मीर से समझौता मत करना। क्योंकि अगर आज बिक गए, आज टैग लग गया बिकाऊ, तो कल कोई भी खरीद लेगा यार। पैसा तो शायद कमा लोगे, पैसा तो यार कहना नहीं चाहिए, गलत काम करके भी लोग कमा लेते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो नाम, वो सब मिट जाएगा। एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ा रिवोल्यूशन, और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। हम विधानसभाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में चुनाव होगा, हम बिहार जाएंगे, जिस जिस राज्य में विधानसभा के चुनाव, वहाँ का चुनाव की तैयारी करेंगे, 2029 लोकसभा की तैयारी करेंगे, अपने ही चुने हुए लोगों को फिर लोकसभा भेजेंगे। क्योंकि 3 लोगों का समर्थन करके हमने देख लिया, समर्थन करने वाला भले ही कितना ही आपके सामने चुनाव से पहले बोलता रहे हम आपके साथ हैं, ये है वो है, बाद में आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। पार्टी वाले के पास थोड़ा कंट्रोल रहता है कि हाँ भाई अगर ये गलत चल रहा है तो इसको ठीक किया जा सकता है। अभी बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं, आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देंगे, ये कर दो। मैं बंदे ऐसे ढूंढ रहा हूं जो मजबूत है, जिनका अपना जनाधार है। मैंने पहले बोला जिसके साथ 100 लोग हों भाई वही आना। क्यों बोला, मुझे पता था ना कल को ये क्या कहेगा, ये कहेगा जी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। मैं कहूँ चल उतर जा तू, मेरे बंदे तेरा समर्थन करें, लड़ चुनाव। इनकी ऐसी तैसी, हमारा चुनाव चिन्ह हमारा चेहरा ही है। अभी सच्चाई यह है कि वो रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, कर भी रहे। साम दाम दंड भेद राजनीति के मूल मंत्र होते हैं। साम मतलब प्यार से समझाना, दाम मतलब खरीदना। तो पहले तो प्यार से समझाएंगे, वो तो समझा ही रहे हैं, रुक जा, मान जा, बदनाम कर देंगे तेरे को, ये कर देंगे, तेरा धंधा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। कल परसों कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी थे वहाँ, हम मेरे पिताजी पटेल नगर रहते हैं, तो उनके सामने मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा मेरे पिताजी बैठे हैं, उनसे किसी ने कहा जा करके कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है, सरकार तो मरवा देंगी। तो कह रहे आपको बुरा नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा बेटे के लिए? कह रहे मैं क्या बोलूँ, वो तो खुद ही बोल गया कि पिताजी सोच लेना 3 बेटे नहीं 2 ही बेटे थे तुम्हारे, मैं तो निकल गया देश के लिए, तो हम क्या करें, समर्थन नहीं करें तो क्या करें। तो भैया मैं तो निकल गया। मेरे जीवन का उद्देश्य अब यही है, जनता की कर्जा मुक्ति। जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ। उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। कई लोग कहते हैं आप क्यों नहीं लड़ रहे, मैंने ऐसे कोई कसम नहीं खाई, मेरा काम अलग है भाई। आचार्य चाणक्य का काम सारथी का है, भगवान श्री कृष्ण का काम सारथी का है, मैं वो रोल में हूं। लेकिन ऐसे कोई कसम नहीं खाई कि मैं लड़ूंगा नहीं भाई। मजबूरी या परिस्थिति बनेगी तो चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि मजबूत लोगों को ढूंढा जाए। क्योंकि अगर मैं भी लड़ने चला जाऊं, ये सब भी लड़ने चले जाए, तो फिर तुम्हें गाइड कौन करेगा? तुम्हारी लगातार ट्रेनिंग होनी है। अभी तो बूथ की कमेटी बनेगी, बूथ कितने कुछ को ये नहीं पता, उस बूथ पे काम कैसे करना नहीं मालूम है। नए लोग हैं ना, नए लोगों के साथ मेहनत ज्यादा करनी है। एक बार की बात है, एक बार ट्रेन हो जाओगे, अगली बार के लिए तुम ट्रेन होके दूसरे को ट्रेन कर दो। बूथ पे ऐसे काम करना था, गुरुजी बता के गए थे। पहली बार की बात है, ट्रेनिंग फ्री दूंगा। और मैंने बताया था कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लिया तो नहीं किसी ने 1 रुपया? संजय जी को पैसे तो नहीं लिया? कभी घर विजिट करने के और बोलो भाई 100-200 रुपए, हमारी टीम नहीं लेगी। ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, पार्टी में डोनेशन के नाम पर कोई 1 रुपया भी मांगे तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर दे, भाई ये हमारा आदमी नहीं हो सकता, गुरुजी ने मना किया था। कभी चाहिए होगा, जैसे बड़ा कार्यक्रम करेंगे कोई, उसमें सामूहिक होगा, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई देखो इतना कार्यक्रम हो रहा है, इतना खर्चा लग रहा है, सब मिल के करो। वो समझ में आता है, वो भी पैसा मैं नहीं लूंगा, सब मिल करके कर लो कार्यक्रम। जंतर मंतर कार्यक्रम होना है, 2-3 लाख रुपए खर्च होने, 70 लोग मिलेंगे, 2-2, 3-3 हजार देंगे, चलो भाई कार्यक्रम नहीं बढ़िया। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि एक बंदे पर बर्डन पड़ जाए। जो कार्यक्रम आप अपनी विधानसभा में कर रहे हो खुद करते रहो, उसमें मुझे बुलाना है, मेरा कोई कार्यक्रम करना है, मेरे आने जाने का कोई खर्चा नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी चलती है, 2 गाड़ियां मेरी एस्कॉर्ट की चलती हैं, मेरी टीम के लोग चलते हैं, उनका कोई खर्चा नहीं, वो हम मैनेज करेंगे।
जब आएंगे तुम्हारे एरिया में तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति आया है, कोई कार्यक्रम हुआ है। प्रयास ये है कि एक मैसेज जाए कि अगर नेता जनता की बात नहीं सुनेंगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी, जनता अपने में से ही नेता निकाल सकती है। और यही सोचकर तो अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया था। उन्होंने क्या कर दिया, आज उनके 80% से ज़्यादा उम्मीदवार या तो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। बताइए क्या तरीका है ये तो बदलाव नहीं होता है। और साधारण लोगों को मौका दीजिए ना, क्या उनके कार्यकर्ता, और मैं ऐसा नहीं कोई आम आदमी पार्टी का सिंपैथाइजर हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता का क्या दोष है कि वो मेहनत करता रहा, झंडे उठाता रहा, जब स्ट्रगल करना था तो उसने किया, और आज जब टिकट देने की बारी आई तो बीजेपी से तोड़ कर ले आए, कांग्रेस से तोड़ कर ले आए और उनको उम्मीदवार बना दिया। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत नाराज है। मैं ग्राउंड पर जा रहा हूं, फील कर रहा हूं ये बात। आप सीलमपुर के आसपास से आए होंगे, वहां बहुत दिक्कत है। वहां 20 साल के विधायक जाकर के आम आदमी पार्टी में चले गए और वहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन मजबूरी है, करे क्या है। लेकिन उसे अगर कोई अच्छा विकल्प मिला तो वो एकदम से उधर आ जाएगा। वो कहे चल भाई ठीक है, हमने कौन सा रिश्तेदारी करनी है, करिए, हमारे नहीं है तो हम भी इनके नहीं है। बाकी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा सेकुलर है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते। जो देश का संविधान है हम उसको मानते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से सब भारत के नागरिक हैं जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। हम सबकी आस्था भारत के संविधान में है। मुद्दों की बात करें तो कर्जा मुक्ति हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारी मिटाओ अभियान हमारा मेन मुद्दा रहेगा। दिल्ली के हर व्यक्ति को बेरोजगार जो है उसको रोजगार दिलवाना, जब तक रोजगार ना मिले बेरोजगारी भत्ता उसको मिले, ये हमारी मांग रहेगी। ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा कई लोग पूछ सकते हैं भी फ्री बिजली पानी ये चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा। जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, हम इंटरफेयर करते हैं सरकार में, तो वो सुविधाएं खत्म नहीं होंगी जब तक आप सक्षम ना हो जाओ। जब आप इतने सक्षम हो जाओ कि खुद ही कहोगे नहीं जी मुझे सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो छोड़ देना। बहुत सारे लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। जनता जब कहेगी कि हाँ अब मैं सक्षम हो गई, वरना गुलाम बना के रखने का है तो फ्री में ये दो वो दो, बंदा कुछ करेगा ही नहीं, उसको काम भी करवाना है। रोजगार पर क्यों नहीं बात करते? फ्री बिजली दो, पानी दो, अच्छी बात है, लेकिन फ्री रोजगार भी तो दो। रोजगार दे दोगे तो उसको फ्री बिजली की जरूरत नहीं हो, क्या वो भाई मीटर का बिल ले लो 200 रुपए, वो पानी का बिल ले लियो 50 रुपए 100 रुपए जो आता है, हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब रोजगार नहीं होगा तो वो ये कहेगा भाई फ्री दे दो, राशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं मानता हूं कि हमें समस्याओं के मूल समाधान पर जाना चाहिए, और मूल समाधान तभी संभव होगा जब जो समस्या झेल रहे हैं आम जनता वो आगे आएगा। अब भाई अगर साधारण परिवार से, उस दिन आया था मुझे बता रहा, कह रहा मौका दोगे तो मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा भाई मौका मैं नहीं दूंगा, मौका तो टीम आके देगी। आज ये हमारे साथ बैठा हुआ भाई, अच्छा मैं मौका ही ना दूं, बात सही है उसकी भी, लेकिन उसे भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपना काम धंधा छोड़ के आएगा, पैसे भी खर्च होते हैं, यहाँ आने जाने में भी लगता है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं भी तो ये झूठ नहीं बोल सकता ना कि कल को चुनाव लड़ना है, पोस्टर लगाने पड़ेंगे, बैनर लगाने पड़ेंगे, मैं तेरे को झूठ बोल दूं या किसी को झूठ बोल दूं कि भाई तुझे कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्तमान राजनीति में बिना पैसे के, बिना संसाधनों के सफल हो पाना लगभग असंभव हो गया। और मुझसे ये उम्मीद मत करना, मैं बहुत सच्चा सीधा आदमी, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूं, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें फंड दे दूंगा, मैं तुम्हें पैसा ला के दे दूंगा, संसाधन दे दूंगा, वो नहीं है हमारे पास। हाँ मैं ये कर सकता हूं, तुम्हें ट्रेनिंग दे दूं, फंड रेजिंग कैसे करनी है, ताकि तुम अपनी टीम में 1000 लोग, 100 लोग, 500 लोग जोड़ो और उनसे कैसे पैसा मांगो, क्योंकि पैसा अपने लिए नहीं लेना, तुम्हें चुनाव के लिए लेना है। तो चुनाव में किस तरह से फंड रेजिंग की जाती है जिससे कि लोग खुशी खुशी पैसा दे दें, और जो कर्जे में होगा अगर उसे लगा कि हाँ ये जीत सकता है और जीतने के बाद मेरी कर्जा मुक्ति का प्रयास करेगा, तो 100, 200, 500 रुपये दे देगा। और अगर 1000 लोगों ने 1000 रुपये भी एवरेज में दिया तो फिर तो चुनाव बहुत अच्छा निकल जाएगा। 10, 12 लाख, 15 लाख में बहुत बढ़िया चुनाव लड़ लोगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला हमारा। हमें कोई शोबाजी ज़्यादा नहीं करनी कि हेलीकॉप्टर से रैलियाँ करनी है, बड़े कार्यक्रम करने हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है चुनाव में? पब्लिक को लाने में। पूरी संभावना आपको पब्लिक को लाने में 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने 100, 150, 200 लोग हैं, प्लस जो कर्जा मुक्ति में जुड़े हैं, बस उसकी प्रॉब्लम सुन लेना। तुम सबके फ़ोन नंबर डाले जाएंगे, जब तो वो फ़ोन करें तो सुन लेना, हाँ भाई आजा मेरे कार्यालय में, फॉर्म भर, तेरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री तक भिजवाऊंगा, मैं विधायक तक भिजवाऊंगा। अभी तुम विधायक नहीं हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? कोई आया जी मेरे ना बच्चे का एडमिशन होना है, फीस के पैसे नहीं है और स्कूल वाले परेशान करें, क्या करूं? पत्र लिखो अपने लेटर हेड पे, कर्जा मुक्ति पार्टी का मैं विधानसभा प्रभारी, विधायक जी इसकी समस्या देखिए और जो हो सके इसकी संभव मदद करिए। अब मानो तुम्हारे पत्र पर विधायक ने काम कर दिया तो हीरो तुम हो, क्योंकि पत्र तुम्हारा था। अच्छा नहीं करा
तो तुम बोल सकते हो अगर मैं विधायक होता, 1 मिनट नहीं लगाता तेरी प्रॉब्लम सुनने में। ये देख ले भाई, अब तूने तय करना है होने के लिए कुछ नहीं है। यही रणनीतियां दूंगा, ऐसे 10-15 आइडिया दे दूंगा कि विधायक खुद आ जाएगा। भाई कर क्या रहा तू ये बता, विधायक तो मैं हूं, तारीफ तेरी करते सब। मैं काम करूं जनता का कि नहीं करूं, तुम बोल देना भाई तेरी मर्जी है, करेगा तो भी मेरा फायदा है। वैसे करने में ही तुम्हारा ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारे लेटर से 10 लोग गए और 10 का काम हो गया, अगली बार पता है कितने लोग आएंगे तुमसे लेटर लिखवाने? 10 के लेटर दिए और 10 का काम हो गया तो कितने आएंगे? 100, 500। वो जाके मोहल्ले में बताओ, रहे भाई विधायक तो सुनता नहीं किसी की, उसके पास, भाई के पास जा, भाई ने लेटर लिखा और विधायक की ऐसी तैसी हो जाती है। ज्यादा हो तो फोन कर लिया, सबका नंबर होगा, विधायक जी 2 बंदे भेज रहा हूं, जरा देख लेना इनका काम। विधायक इसलिए तो रखते हैं। और हम मुख्यमंत्री से भी समय ले रहे हैं। सुरभि जी एक डेलीगेशन को लीड करेंगे, आतिशी जी के पास जाएंगी, उसमें तुम सब जाना, तुम्हारी टीम के 10-10, 20-20 लोग जाना और मुख्यमंत्री को बताना भाई समस्या गंभीर है, हमारे एरिया में इतने लोग परेशान हैं। जो 2 लाख लोग हैं उनका डाटा लेके जाना, और उनमें से भी 1000-2000 लोगों को बुला लेंगे, ज़्यादा भीड़ तो नहीं बुलाएंगे, 1000-2000 लोगों को बुला लेंगे ताकि उन्हें पता चल जाए इतने लोग हैं इनके साथ। जो डाटा हमारे पास है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी भी तुम्हें दे दूंगा। जो तुम्हारी विधानसभा की हैं उनको कॉल करके अपने कार्यालय पे बुला लो और फिर उनकी भी एक मीटिंग कर लो। भाई तुम्हारी यहाँ जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। वो लोग पैसे से मदद मांग सकते हैं तुमसे, मदद मत करना पैसे से। कर भी सको तो भी मत करना, सक्षम हो तो भी मत करना। कारण क्या है मैंने बताया, एक तो अपाहिज बन जाएगा, दूसरा एक लिमिट तक मदद करोगे, फिर नहीं कर पाओगे तो तुम बुरे बन जाओगे। पहले ही मना कर दो, भाई सर ने मना किया, भाई ना हम पैसा देते ना हम पैसा लेते, लेंगे भी नहीं देंगे भी नहीं। हाँ तेरे को पैसा कैसे मिलेगा वो रास्ता दिखा देंगे। चला जा विधायक के पास, चला जा सांसद के पास, चला जा पार्षद के पास, चला जा मेयर के पास। और वो जाएगा तो जब 4-5 बार चला जाएगा तो विधायक को, सांसद को, मेयर को मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास फंड होता है। पता नहीं आज बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, आपकी टीम के साथी भी हैं, बट बताया तो कल पता चला है तुम्हारे साथी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अच्छा फंड होता है तो विधायक जी ध्यान रखना। बताया था ब्रीफ में, पहले 1 करोड़ रुपए सालाना फंड मिलता था, अब उसको 5 करोड़ रुपए कर दिया गया दिल्ली के विधायक को। उसमें से 20 से 25% पैसा विधायक अपने विवेक से जहां मर्जी खर्च कर सकता है मदद के लिए। तो 20% का मतलब हुआ 5 करोड़ का 1 करोड़ रुपए सालाना अपनी मर्जी से दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि विधायक के पास पैसा नहीं है, ऐसे सांसदों का फंड है, सांसद भी अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकता है। और ना केवल वो पैसा खर्च कर सकता है, सांसद प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाओं को, स्वास्थ्य मंत्री की योजनाओं को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की योजनाओं को अपने एरिया में ला सकता है, सड़क बनवा सकता है, बाकी काम करा सकता है। वो जब आप बन जाएंगे विधायक, सांसद, विधायक बनेंगे तो आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको तब मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप विधायक बन जाओगे कि सर अब बन तो गए, काम कैसे करना है। क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर विधायक मंत्री आते हैं जो नए बनते हैं, वो कहते हैं सर जी अब ये बताओ अब आगे कैसे चल रहा है, क्योंकि पता तो है नहीं। और बेईमानी नहीं भी करोगे तो ईमानदारी से इतना मिलता है 2-2.5 लाख रुपए महीना तो फिक्स मिल जाता है आपको। और यहाँ जितने भी बैठे हो ना, 2-2.5 लाख रुपए महीना घर का खर्चा नहीं होगा तुम्हारा यार। मैं समझता हूँ उसके बाद बेईमानी करने की जरूरत पड़े, मतलब हैरानी होती है यार। सैलरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इवन आपका ड्राइवर, पीए, आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलेगी, पर किलोमीटर का खर्चा वो सब सरकार दे रही है यार विधायक को। उसके बाद भी अगर बेईमानी करें तो मैं तो समझता हूँ फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। बस अपनी तरफ से एक कोशिश थी मेरी, एक प्रयास है। कई लोग कहते हैं कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हमारा सफल होना ना होना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी ईमानदारी से इस मिशन में जुड़े। हमारा उद्देश्य क्या केवल सत्ता प्राप्त करना है, क्या एक्चुअल में देश की समस्या या जनता की समस्याओं का समाधान करना है। और मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग की फीस होती है 3 लाख प्लस जीएसटी, मैं एमएलए को ट्रेनिंग देने के देता हूँ। फिर रणनीति जो बनेगी तुम्हारी उसके लिए 10 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करता हूँ। तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा क्योंकि तुम मेरे इस मिशन में जुड़े हो। बस मेरी यही कोशिश थी कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे आता है दे दूं, उसका इस्तेमाल तुम्हें कैसे करना है, हथियार होंगे, जहां जैसी परिस्थितियां हैं कर लेना भाई, किसी के साथ गलत मत करना। लेकिन मैं वो भी ट्रेनर नहीं हूं कि सामने वाला तलवार लेके और मैं बोलूं नंगे हाथ चले जाना, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा भाई। हाँ मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूं, उन्हें अपना गुरु मानता हूं, इसलिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा तलवार तुम भी लेकर जाना, पहला वार मत करना, लेकिन यदि अगर सामने वाला वार कर दे तो फिर ऐसा वार करना कि सर धड़ से अलग हो जाना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए किससे पंगा ले लिया। इतना भी डरपोक नहीं बनना है कि पता चला दबाई दे। पहला वार नहीं करेंगे,
पहला मौका उसे देंगे भाई, मैं गांधी जी की तरह एक गाल पे मारे भाई ले मार ले। अच्छा दूसरी बात तो गांधी जी ने भी नहीं बताया आप क्या करना है, अब दूसरे गाल पे भी मार देगा तो अब तो भाई उस समय तुम विवेक से फैसला लेना क्या फैसला करना है, लेकिन लड़ना नहीं, अपनी तरफ से कोई विवाद पैदा मत करना। वो करेंगे, वो तुम्हारे कार्यालय पे गुंडे भी भेज सकते हैं, बदमाश भेज, चुपचाप कोई बात नहीं भाई। पुलिस प्रशासन को अपने सहयोग में लेना, क्योंकि पुलिस वाले भी कर्जे में हैं। हमारे इस मिशन में बहुत सारे पुलिस वाले जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी वाले जुड़े हुए हैं। हुआ क्या, सैलरी थी, सैलरी पे इन्होंने घर ले लिए, कहीं प्लॉट ले लिया, कुछ ले लिया, और फिर बच्चे बड़े होने शुरू हो गए, महंगाई बढ़ती चली गई, अब वो सैलरी में किस्तें ही जा रही हैं। मैं रिपोर्ट गया तो सीआरपीएफ का एक जवान वो चेक करते ना, आ गया, चेकिंग करते करते कहता वो आप वो कर्जे वाले हो ना कह रहा सर कुछ बात करनी हो ना। ऑफिसर था, उसने कहा सर मैं क्या करूं, मैंने बिजनेस किया था, क्योंकि अपने नाम से तो कर नहीं सकता, वाइफ के नाम से किया था, और कुछ क्रेडिट कार्ड इधर उधर, 70 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, और सर मेरी सारी सैलरी जो है वो ब्याज भरने और किस्तों में इसमें जा रही है, मैं क्या करूं। अब सोचो उसकी मानसिक स्थिति, वो कैसे वहाँ नौकरी कर रहा होगा कि 70-80 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं और वो सारे ब्याज में चले जाते हैं। घर कैसे चलाएगा, कैसे परिवार को चलाएगा। मैंने बैठा उसके साथ 2-4 मिनट, ढाढ़स बताया, फिर उसने कहा कि हमारी बटालियन में लगातार आपकी वीडियो सुनते हैं, आप सर यही कह रहे हैं, वो सर वो कह रहे हैं, और जब आपको बैच मिलेगा मेरे फोटो वाला, जब पोस्टर लगाओगे तो लोग आ जाएंगे खुद ही, अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैं वीडियो सुनता हूँ। तो ये नाम कमाया है, इसीलिए कमाया क्योंकि हमने निःशुल्क काम किया। हम पर आरोप लगे पैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, हमने कहा भी जो पैसा ले उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो, अरेस्ट कर दो। इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ, जेल में नहीं हूँ, नहीं तो आपने 1 रुपया भी लिया होता ना तो जेल में डाल देती सरकार के। अच्छा 18 लाख लोग इंटू 100 रुपया, ओहो करोड़ों रुपए का गबन, हाँ हो गया काम, तो हम तो अंदर हो जाते। हमने पैसा नहीं लिया, तुम भी मत लेना। कोई आएगी खुशी से दे सकती है कि भाई 100-200 रुपये ले, भाई सर ने मना किया है, क्योंकि देखो 100-200 रुपये लेने से भी इमेज क्या जाएगी मार्केट में, यार 100 रुपये ले लिया। और अगर इतनी स्थिति नहीं है तुम्हारी कि अपने चुनाव प्रचार पे खर्चा नहीं कर सकते, आना जाना नहीं कर सकते, घर लोग आए उनकी चाय पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कोई डॉक्टर ने थोड़ी बोला चुनाव लड़ो यार, है जोर से सेवा तो नहीं लगी, बस जोर से सेवा आई है भैया अभी करनी है, दूसरे को दे दो मौका यार। दिल्ली में 70 लोग इन ढूंढने, और 70 मजबूत लोग मिल जाएंगे दिल्ली में। वो तो हमने फिल्टर इतना मजबूत लगा रखा है, वरना पार्टियां क्या कर रही हैं पता है, जो नई नई आती हैं, अब जुड़ने आए तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ लेटर देंगे, लो जी लेटर लेके जाओ। हम कहते नहीं, पहले इंटरव्यू लो उसका, बातचीत करो, फिर उसके ऑफिस की विजिट करो, ऑफिस को अप्रूवल दो, तब जाकर के यहाँ पर बुलाएंगे हम, आज देंगे जैसे आपको लेटर देंगे। टाइम लग रहा है इसमें। कई मेरी टीम के साथ ही कह रहे सर बड़ा लंबा प्रोसेस, मैंने भाई लंबा मुझे नहीं चाहिए 70 यार, मैं 10 रखूंगा, लेकिन 10 तो ऐसे रखूंगा कि 10 खड़े होंगे तो कहीं हाँ यार बंदे ने बंदा ढूंढ के लाया। आपकी मजबूती होगी, उसी से तो टीम मजबूत बनेगी, और नींव के पत्थर जो होते हैं वो जितने स्ट्रांग होंगे उतनी टीम आगे बिल्डिंग मजबूत बनती है भाई। तो हम तो वही कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग फ्री रहेगी। आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि पार्टी कैसे काम करे, कैसे शुरुआत हुई है, ताकि कई लोगों को पता ही नहीं है। और अभी देश के कितने राज्यों में पार्टी काम करी, 22 राज्यों में पार्टी का संगठन है, 22 राज्यों में। जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होगा उसमें लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे, सबको तो नहीं बुलाएंगे पब्लिक को, नहीं तो भीड़ बहुत हो जाएगी। लीडर जो है उनको बुलाएंगे, 2-2, 4-4 हर राज्य के होंगे, ताकि आपको पता रहे, टीम से भी मिल लो। अभी तो आप दिल्ली की टीम से मिल रहे हो, फिर आप नेशनल की टीम से मिलोगे, फिर महाराष्ट्र की टीम है, बंगाल की टीम है, गुजरात की टीम है, तो आपको पता चलेगा अच्छा इतना संगठन ऑलरेडी खड़ा है। और हर जगह, अंडमान निकोबार में भी हमारी टीम है, दार्जिलिंग में भी है, दमन दीव में भी है, दादरा नगर हवेली में भी है। देश का कोई राज्य, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ टीम नहीं है, बट 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ मजबूती के साथ हमारा संगठन खड़ा है आज, और प्रयास कर रहे हैं कि उसको और मजबूत किया जाए। आपकी मोटे मोटे तौर पर मंच पर बोलने की ट्रेनिंग है, वो सबसे ज़रूरी ट्रेनिंग है। तो जैसे ही आपके यहाँ अगला कार्यक्रम होगा, अगला स्टेप मैं बताता हूँ। जैसे आपका पहला स्टेप था, आपने अप्लाई किया, आपका बायोडाटा हमारे पास आया, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपके यहाँ टीम विजिट हुई, टीम विजिट के बाद आज आपका अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा विधानसभा प्रभारी का। कई जगह 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन मान के चलिए कि एक ही उम्मीदवार बनेगा। उसके आसपास की विधानसभा उसको भेज देंगे अगर वो अच्छा काम कर रहा होगा, और अगर एक मजबूती से कर रहा है और दूसरे कम है तो उनको बोले भाई टीम में रह के काम कर लो। उसके बाद आपने अपने यहाँ एक कार्यक्रम रखना है, जितना जल्दी हो सके। अगर आप कहेंगे मैं कल ही रख रहा हूँ तो कल भी रख सकते हो, लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं संडे को कार्यक्रम रखा जाए, ताकि भीड़ भाड़ हो जाती है।
संडे को कार्यक्रम रख लो, अभी आज वेडनेसडे, इस संडे रख लो, नहीं तो नेक्स्ट संडे रख लो, जितना जिसको टाइम लगे, 200, 250, 300 बस मैक्सिमम, 150 भी चलेंगे, इतने लोग अपने बुला लो। जो हमारे साथ कर्जा मुक्ति में जुड़े उन्हें भी हम भेज देंगे, भाई वहाँ जाओ, पहुँचो। तो उससे होगा क्या, मैं आऊँगा, मेरी टीम आएगी, मेरी स्पीच उनके सामने हो जाएगी, उन्हें भी जानकारी दे देंगे आप जुड़े कहाँ हो, ताकि उन्हें पता चल जाए अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कार्यालय की उस दिन ओपनिंग करानी हो तो रिबन लगा लेना, जो कार्यालय ऑलरेडी है उसका रिबन काट देंगे, ताकि बैठने की व्यवस्था हो गई। एक मैसेज चला गया कि बैठने की व्यवस्था इसके पास है। मैं अपने पेज से, फेसबुक पेज पर, मेरा पुराना पेज तो 1.8 मिलियन फॉलोअर थे, बंद कर दिया सरकार ने, बट नया पेज बनाया, उसमें भी 2.5 लाख 3 लाख फॉलोअर हैं। कर्जा मुक्ति पार्टी के पेज पर भी 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन है। वहाँ पर भी आपकी रील, आपकी वीडियोज़, आपकी फ़ोटोज़ लगातार अपडेट होंगी, ताकि लोगों को पता चले। भले ही दिल्ली के बाहर के लोग देखें, लेकिन देखें तो सही कि कोई नेता है, कोई है जनता में से आ रहा है जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मुझे लगा आज आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि अब मेरी अगली मीटिंग भी है, और ऑलरेडी क्योंकि कार्यक्रम, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, कई साथी ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि 4 बजे टाइम, देखिए मेरा क्या पंक्चुअलिटी रहती है, मैं अपने समय की भी कदर करता हूँ, आपकी भी। अगली बार जो भी टाइम देंगे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम आपको पता है क्या होता है, दोपहर को 2:16। 2:16 क्यों, 2:15 क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को पता है 1 मिनट भी सर लेट नहीं करते। तो टाइम फिक्स होना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए, अपने भी समय की कदर करिए, दूसरे को। और ट्रैफिक मिलेगा, मिल सकता है, किसी को भी, इंसान है, पहले ही माइंड में लेके चलो ट्रैफिक मिलेगा। मैं आज तक अपने 18 वर्ष के करियर में 18 बार भी कार्यक्रम में लेट नहीं हुआ, और हर साल में 100-150 कार्यक्रम करता हूं, सोचो 18 बार भी लेट नहीं हुआ। मेरे साथ इमरजेंसी नहीं होती क्या, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता क्या? नहीं, मैं पहले ही मानता हूं ट्रैफिक मिलेगा, कि अगर 1 घंटे का जाम मिला तो क्या होगा, तो भैया 1 घंटा पहले निकलो। तो पहले निकलता हूँ, फिर क्या करता हूँ, उस बिल्डिंग के नीचे जाके चाय पानी पीते रहते हैं, भैया पहुंचेंगे टाइम पे तेरे यहाँ, ताकि उसको लगे यार बंदा टाइम पे। जैसे कल हम लोग छतरपुर पहुंचने में लेट हुए, क्योंकि हम रास्ता भटक गए, लेकिन हम टाइम पर पहुंचे, क्योंकि हमें कार्यक्रम करना था। तो 10-15 मिनट ठीक है, क्योंकि नेताओं ने एक आदत डाल दी है कि 4 बजे का है तो 6 बजे करेंगे, उस आदत को ही बदलना है हमें। शुरू में दिक्कत आई, पब्लिक का भी माइंडसेट होता है, 4 बजे बोला तो 6 बजे ही करेगा। जब तुम्हारा 4 बजे बोला और 4:30 शुरू, वो भाई ये बंदा यार अलग तरह का है, अगली बार टाइम पे पहुंचना इसके। 6 बजे तो ये निपटा देता है, भाई ये सब बर्तन वर्तन हटाओ, टेंट वेंट हटाओ। तो सिस्टम को थोड़ा हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जो भी बदलाव, गांधी जी ने कहा था ना, बी द पार्ट ऑफ द चेंज विच यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। समाज में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो, आप उस परिवर्तन का खुद हिस्सा बनो, तो आप बड़ा परिवर्तन कर पाओगे। मुझे इस उम्मीद के साथ मैं इस मिशन को, क्रांति को चला रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की टीम संजय जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, सुरभि जी की राष्ट्रीय लीडरशिप में नेतृत्व में जो काम कर रही है, जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, अपना घर बार छोड़ करके काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी मुहिम ज़रूर रंग लाएगी। हाँ, एक बार ज़ोरदार तालियां इन साथियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं कर भी नहीं सकता। ये तो बस उस परमपिता परमात्मा का, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी का उसका है, वो करवा रहा है, और ये टीम है, क्योंकि टीम के बिना मैं कुछ नहीं। और इसलिए तुम्हें भी कहता हूं, टीम बनाओ, मजबूत टीम बनाओगे तो ये टीम तुम्हें मजबूत कर देगी। मैंने जीवन में कुछ कमाया नहीं कमाया, मैंने टीम ऐसी कमाई है कि आज हर राज्य में मेरे पास ऐसी मजबूत टीम है। और जब आपसे मिलेंगे ये लोग अलग अलग राज्यों के जंतर मंतर के कार्यक्रम में, तो आपको एहसास भी हो जाएगा। उससे पहले पदयात्राएं भी होंगी, उसमें भी कुछ साथी मिलेंगे, तो पूरा रोड मैप बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे।